ओम ओम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः। Rub your palm, touch your eye, open your eye with smile face. सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आहार शास्त्र की पहली क्लास है। ठीक है, मैं इसमें आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ। इसके अंदर हम क्या क्या रीड करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आहार शास्त्र का परिचय। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है आहार की परिभाषा। इसके बाद पोषण की परिभाषा एवं अभिप्राय, यौगिक आहार। नेक्स्ट इज पोषक तत्व और उनकी आवश्यकता। इसके बाद पोषण की स्थितियां। नेक्स्ट टॉपिक आहार का शरीर में कार्य के अनुसार वर्गीकरण, आहार का पाचन एवं अवशोषण। नेक्स्ट इज आहार एवं पोषण की अवधारणा, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण, खाद्य भंडारण, आहार पकाने का पोषक तत्वों पर प्रभाव, आहार पकाने की विधियां और खाद्य पदार्थों में मिलावट। इसमें क्या है, परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार, परीक्षण। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है खाद्य पदार्थों में मिलावट से बचने के उपाय। ठीक है, तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे कुछ छोटे से कॉमन से क्वेश्चंस करूंगी, आप हैंड रेज करेंगे और फिर आंसर देंगे। जैसे हमारी कोई भी दिन की शुरुआत होती है, किसी भी दिन की शुरुआत हमारी हुई है या फिर हम कोई कार्य करते हैं। अब जैसे महिलाओं को ले लो, सुबह उठते ही सुबह उठ के झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धुलना, कितने पूरा दिन तक हमारे काम हो जाते हैं। तो इन सब काम को करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, क्या नीड होती है हमें, जिससे हम अपने इस काम को आसानी से कर पाते हैं। मैडम एनर्जी। हाँ सही, राइट, गुड गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। हमें एनर्जी की नीड होती है और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, आहार से। तो हमारा टॉपिक है आहार, फूड, जिसका हम आज एक छोटा सा परिचय लेंगे। आहार शास्त्र का परिचय आप सभी के पास आपकी पीडीएफ होगी। सबसे पहले अन्नाद भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते, अर्थात अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से वृद्धि करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम अन्न खाते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए हमें अन्न की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और आपने सुना है, देखा है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो अपनी माँ से आहार लेता है, उसे जो फूड होता है उसको उसकी माँ से मिलता है। ठीक है, तभी वो धीरे धीरे डेवलप होता है, उसकी ग्रोथ होती है। तो आहार देखो, गर्भ से ही आहार शुरू हो जाता है, मतलब आहार का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। अब नेक्स्ट क्या है, देखो, भारतीय संस्कृति में लगभग सभी धार्मिक, पौराणिक, अन्य अनेक साहित्य में, आयुर्वेद में, ग्रंथों में आहार का बहुत महत्व बताया गया है। योग में भी आहार का बहुत बड़ा रोल है, बहुत वर्णन किया है उन्होंने।
आयुर्वेद की सभी संहिताओं में विशेष रूप से आहार का विस्तृत वर्णन किया गया है। अर्थात जैसे हम आहार लेंगे, उसको खा जो हमारा जैसा आहार होता है, ऐसे ही हमारी कहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति भी उसी तरह की होती है। तो आहार का हमारे जीवन में एक अहम रोल है। भारतीय शास्त्र सदैव विज्ञान पर आधारित रहे हैं। आयुर्वेद भी एक विज्ञान शास्त्र ही है जिसमें चिकित्सा से अधिक स्वास्थ्य रक्षण को महत्व दिया गया है। आपने देखा होगा जैसे आप किसी आपको कोई डिजीज हुई, कोई बीमारी हुई, तो आप क्या करते हैं? आप एक चिकित्सक के पास जाते हैं। तो चिकित्सक आपको क्या देंगे? आपको औषधि देते हैं। ठीक है, मेरी आवाज तो क्लियर होगी ना आप सभी को? तो औषधि के साथ साथ वो आपको क्या कहते हैं? कोई भी एक मुझे बताएं। एक्सरसाइज करने के लिए योगो प्राणायाम। ठीक है, और कोई बताएगा? डाइट बोलना चाहिए। हाँ, एक मिनट, शारदा जी ने दी बोला डाइट। गुड आंसर, पहुंचे वहां तक। देखो क्या है ना, हमें मेडिसिन मिल गई, चिकित्सक से हमें औषधि मिल गई। औषधि के साथ साथ वो हमें क्या बोलते हैं कि अच्छा आहार लो, तो आप अच्छे जल्दी से ठीक हो जाओगे, है ना। वो हमारे आहार पर जोर देते हैं कि हल्का भोजन लो, ये लो। आपको जितनी जल्दी रिकवरी लेनी है तो आप उसी के हिसाब से अच्छा आहार लो। वो हमें अच्छा आहार लेने के लिए औषधि के साथ साथ आहार को भी बहुत वैल्यू देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या लिखा है? अन्न ही भैषजम, अर्थात अन्न ही औषधि है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम अच्छा आहार लेते हैं तो वो हमारे लिए औषधि का काम करता है। ये हमारे आयुर्वेद में औषधि, आहार को एक तरह से औषधि माना गया है कि अच्छा आहार होगा तो वो हम कभी बीमार होंगे ही नहीं। आजकल के जो हमारा ये आहार का जो हमारा खान पान है, ये सब जो व्यवस्था बिगड़ गई है, इसी के कारण अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो एक बहुत बड़ा रोल है आहार का हमारे जीवन में। योग्य प्रकार के सेवन से किया गया अन्न औषधि का ही कार्य करता है। अभी मैं आपको बता रही थी, देखो अच्छा अगर योग्य प्रकार से, अच्छे प्रकार से हम अन्न लेते हैं तो वो हमारे लिए एक औषधि का कार्य करता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में अन्न का एक विस्तृत अध्याय वर्णित है। क्या कहा गया है? आहारो नाम यदन मार्ग द्वारा शरीर संयान राह्यरते जते, अर्थात अन्न मार्ग से जो कुछ शरीर के भीतर ले जाया जाता है उसे आहार कहते हैं। ठीक है, जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हम नाक से श्वास लेते हैं, तो ये भी योग में एक तरह का, इसको भी आहार ही माना गया है। हम धूप में निकलते हैं, हम बाहर से अपनी हमारी त्वचा सनलाइट लेती है, ये भी एक तरह का योग में क्या है? ये भी एक तरह का फूड है, भोजन है। तो इसको योग में मतलब श्वास लेना, सूर्य की एनर्जी लेना, इन सबको भी आहार ही माना गया है। सृष्टि पंचभूतों से, पंच महाभूतों से निर्मित है। ठीक है, हमारी जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, हमारा निर्माण हुआ है, 5 महाभूतों से हुआ है। आप मुझे बताएंगे वो कौन से पंच महाभूत है जिनसे हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है? कौन बताएगा मुझे? गगन समीरा किस तरह से है ना? हाँ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, फिर से बताएं। क्षिति जल पावक गगन समीरा। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो हमारा ये जो पंच महाभूत है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। मनुष्य शरीर भी 5 भौतिक है, यानी कि जो सृष्टि का निर्माण तो हुआ ही है, लेकिन हमारा भी जो हम मनुष्य है उनका भी निर्माण 5 महाभूतों से हुआ है। अग्नि, जल, आकाश, वायु और एक और बचा, मिट्टी, धरती। हाँ, पृथ्वी, मिट्टी। गुड। इन 5 से हमारा जो हमारा निर्माण हुआ है, इन 5 महाभूतों से मिलकर हुआ है। यदि शरीर हेतु योग्य रूप से उपयोग में लाया गया हो तो, मतलब अगर सृष्टि ने जैसे हमें 5 महाभूतों से बनाया है, मतलब सृष्टि ने जो हमें इस प्रकार से भोजन दिया है, अन्न दिया है,
यदि हम उसी को इसी प्रकार से ग्रहण करें तो इसमें ये हमारे लिए बहुत लाभप्रद होता है, उपयोगी माना गया है। जैसे हमारे जो भोजन, हमारा आहार जो लिया गया है ना, जैसे एक विशेषज्ञ थे, जो विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने एक मिट्टी को उठाया, मिट्टी का डला उन्होंने उठाया, मिट्टी के डेले को उन्होंने उठा के देखा और टेस्ट किया, चेक किया कि इसमें क्या क्या हमारे केमिकल्स है, मिनरल्स है, मतलब क्या ऐसी चीजें हमारे पृथ्वी तत्व में है जो हमारे लिए हेल्पफुल है, लाभप्रद है हमारे लिए। वहीं से हमारे आहार का उपज होती है, मतलब शुरुआत होती है एक तरह से। अब अधिकांश हमारा जो भोजन होता है वो मिट्टी में ही उगता है ना, कभी ध्यान दिया होगा कि मिट्टी में हमारा भोजन उगता है। एक कहीं ना कहीं योग में एक कारण ये भी बताया गया है कि पृथ्वी से जो हमारा भोजन उगता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर महापंचभूतों से जो बना है, उसमें एक पंचभूत में पृथ्वी आती है। आयुर्वेद में त्रिदोष जैसे वात, पित्त, कफ को किस प्रकार संभाव बैलेंस में रखा जाए, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सके, इसका उत्तम वर्णन किया गया है। जैसे 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। योग में इन सब तीनों दोषों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इनको बैलेंस कैसे रखा जाए, तब हमारे आहार का निर्माण हुआ है। उत्तम वर्णन किया गया है कि इनके अकॉर्डिंग हम आहार में, अपनी डाइट में क्या क्या ले सकते हैं। अब जैसे संहिताएं हैं हमारी, आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथ जो होते हैं, संहिताओं में आहार का वर्णन निम्न प्रकार से हुआ है। जैसे जो हमारा देश है, फिर हमारा काल है, काल मतलब जो टाइम है, वह समझते हो, वह मतलब अवस्था, एज, उम्र, फिर प्रकृति। इसके आधार पर संहिता में आहार को वर्णन किया गया हुआ है। तो सबसे पहले हम देश लेते हैं। भौगोलिक आधार पर मूल रूप से 3 प्रकार का हमारे इसको सृष्टि को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें जांगल, आनु और एक क्या है, समतल। मतलब जैसे जांगल समझते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो हमारे पर्वत का अक्षेत्र है। सेकंड वन इज आनु मतलब समुद्र, जल। समतल प्लेन, जैसे हम लोग प्लेन में रह रहे हैं, जैसे मैं प्लेन में रह रही हूँ, तो ऐसे हमारे जो हमारा सृष्टि है उसको 3 पर उसमें विभाजित किया गया है। और योग में इसी के आधार पे हमारे आहार को रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, उनका आहार पर्वतीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए। जो लोग तटीय क्षेत्र जैसे सी समुद्र के किनारे, पानी के आसपास रहते हैं, उनका उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। चाहिए क्या मतलब, वहां पे वो चीज नेचर ने दी है, ये हमने नहीं बनाया, ये हमें सृष्टि ने दी है, ये सृष्टि ने हमें दी है। देखो पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं ना, अधिकतर वहां पे गर्म चीजों का सेवन किया जाता है, क्योंकि वहां पे ठंडी बहुत होती है। पर्वतीय क्षेत्र में एक दाल बड़ी फेमस होती है, कुलथ की दाल। कुलथ की दाल की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसीलिए वहां के लोग कुलथ की दाल बहुत खाते हैं, ताकि उनको ठंड से बच सके, ठंडी से बच सके। तो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को वहां उगने वाले धान्य, फल, शाक आदि का आहार में समावेश करना चाहिए। वहां के निवासियों के लिए इनका सेवन लाभप्रद है। मतलब जो वहां पर फसल होती है, उपजाऊ होती है, वो वहां का सेवन करेंगे तो वो उनके लिए लाभप्रद होगा। उसी प्रकार आनु समुद्र या जल युक्त स्थान में, समतल में रहने वाले के लिए भी यही नियम है। मतलब जो समुद्र के किनारे जो सब्जी हमारी, फसल हमारी की जिसकी उपज हो रही है, वो उनके लिए लाभप्रद होती है। अब जैसे कोंकण प्रदेश है, प्रांत में चले जाए तो वहां पे चावल, रागी, ज्वार, बाजरा आदि अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, तो उनकी डाइट में, उनके आहार में ये सब चीजें शामिल होती हैं। अब जैसे हम लोगों को देखो, हम जैसे अगर कोई भी है
मतलब वो प्लेन वाला है या फिर समुद्र के एरिया में रहने वाला है। समुद्र एरिया में तो वैसे ही गर्मी बहुत होती है। अब वो पर्वतीय क्षेत्र में दाल उगने वाली साग सब्जी को अगर खाएगा तो उसके लिए वो हानिकारक होगी, वो उसके लिए लाभप्रद नहीं होगी। तो सृष्टि ने बहुत अच्छा रचा है। नेक्स्ट जैसे होता है तो इसीलिए बताया गया है कि जिस मतलब जैसे देश में जैसा अन्न उगता है उसको वैसा ही अन्न खाना चाहिए, अतः इनका सेवन लाभप्रद होता है। उत्तर भारत में गेहूं की खेती अधिक होती है, अतः वहां लोगों को गेहूं का जो सेवन होता है उपयुक्त माना जाता है। उत्तर भारत के लोग गेहूं को ज्यादा खाते हैं, गेहूं की रोटी, प्लेन क्षेत्र में उगने वाली सब्जियां जो भी है वो उनके आहार में शामिल होती है, उनके लिए वो ही ज्यादा लाभप्रद होती है। मतलब मिसमैच नहीं करना चाहिए हमें। अब जैसे गर्मी का सीजन है, प्लेन वाले एरिया में क्या है, गर्मी है। अब यहाँ पे जैसे गोभी ले लो, मटर ले लो, गाजर ले लो, ये सब क्या है, ठंडी की सब्जियां हैं, ठंडी में ये वाली सब्जियां आती हैं। और अभी क्या हो रहा है, आजकल चलन में क्या हो रहा है कि ये सब्जी तो ये गोभी शिमला से आई है। अरे भाई, शिमला से भले ही आई है लेकिन अभी हमारे यहाँ गर्म सीजन है, तो ये हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, ये सब हमारे लिए हानिकारक है। एक तो क्या होता है, अब जैसे आम सीजन में कोई भी फ्रूट आता है वो सीजन से पहले ही आ जाता है, बिफोर सीजन आ जाता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग बाग, पैसा हो या जो भी है सीजन से पहले का फ्रूट खरीद के लेके आते हैं। अब सबसे पहले तो उनके पैसा ही वेस्ट हो रहा है, उनकी मनी वेस्ट हो रही है, वो बिना सीजन का फ्रूट खा रहे हैं। क्योंकि सृष्टि ने आम को ऐसे ही नहीं दिया है या किसी भी फ्रूट को ऐसे ही नहीं दिया, सीजन बना दिया है, उसका अपने सीजन में एक अहम रोल है, तभी वो हमारे लिए उगाया गया है उसी सीजन में। अब जैसे जो सर्दियाँ की सब्जियां, विंटर की सीजन में जो सब्जियां आती है वो उसी टाइम हमारे लाभप्रद होती है। अब हम सर्दियों की सब्जियों को, मटर को अगर हम गर्मी में खाएंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है। ऐसे ही काल, समय, टाइम की बड़ी वैल्यू है हमारे योग में कि आप किस टाइम भोजन करते हैं, आपके भोजन करने का क्या विधान है, किस टाइम आप भोजन कर लेते हैं। आप सुबह के भोजन हो गया। अब आजकल की जितनी भी भाग दौड़ की जितनी लाइफ है ना, उसमें सबका ये रूटीन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। कोई भी, जैसे हमारे शास्त्रों में, योग शास्त्रों में, संहिता में बताया गया है कि सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले हमें अपना भोजन ले लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमें डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। हमारी जो जठर अग्नि होती है वो स्ट्रोंग होती है, वो उस टाइम भोजन को पचा पाती है अच्छे से। अब आप शाम के बाद हम रात को लेट नाइट भोजन लेते हैं, अब भोजन डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, फिर सो जाते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हानिकारक होते हैं, डिसबैलेंस होता है इससे, और इन सब से हमारे शरीर में अनेकों रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। एक छोटी सी चेंजेस अगर हम अपनी लाइफ में लाए तो इन सब को हम बड़े अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। प्राचीन समय में देखो, यहाँ पे भी लिखा है सूर्यास्त से पूर्व भोजन करने को कहा गया है। उसका वैज्ञानिक आधार यही है कि सूर्य की उपस्थिति में शरीर की जो पाचन शक्ति है, डाइजेस्टिव पावर है, वो क्या होती है, एक्टिव होती है, सक्रिय रखती है उस टाइम। आज की समस्या यही है कि इस भाग दौड़ की परिस्थिति में भोजन काल का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। जा रहे हैं दौड़ते दौड़ते, लेट हो रहे हैं, खाया, जैसे हमें बोलते हैं कि चबा के खाना खाओ, खाना इतना चबाओ कि वो द्रव्य बन जाए, लिक्विड बन जाए, और हम ऐसे ही खाते हैं भागम भाग में और चले जाते हैं, और फिर ये छोटी छोटी गलतियों से हमें बड़े रूप देखने को मिलते हैं। अब इसमें हमें टाइम बताया गया है, जैसे दोपहर में 1 से 2 बजे, रात्रि में 9 से 12 के बीच भोजन ग्रहण करने के कारण पाचन संबंधी विकारों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, अगर हम टाइम से अपना भोजन नहीं लेंगे, अपना आहार नहीं लेंगे, तो उससे खुद ही खुद हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, बीमारियां आ रही है हमारे शरीर में। तो इसलिए हमें अपने टाइम को, आहार के टाइम को सुनिश्चित करना चाहिए।
सूर्यास्त से पहले हो सके या सूर्यास्त के समय हमें अपना भोजन ले लेना चाहिए। कई बार देर रात से भोजन करने की अपेक्षा क्या होता है कि अगर आपको लगा ना आप भोजन नहीं कर पाए और आप लेट हो गए, तो इससे अच्छा है कि आप भोजन ना ही करें। ना करने से भोजन इतना हानिकारक नहीं होगा जितना उस लेट टाइम को करने से होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो देखिए छोटा सा वर्ड है आहार, फूड, और वैल्यू कितनी है हमारी लाइफ में ना, हमारे जीवन में। अब है नेक्स्ट हमारा व्यय। व्यय का मतलब होता है उम्र, अवस्था, एज। बाल्यकाल शरीर वृद्धि का सर्वोत्तम काल माना जाता है, अतः इस काल में 2 बार से अधिक भोजन सेवन करने पर भी उत्तम पाचन शक्ति और शारीरिक सक्रियता अधिक होने के कारण अन्न जो होता है सहज रूप से पच जाता है। आपने बच्चों को देखा होगा, खेलते रहते हैं, आते रहते हैं, खाते रहते हैं। सुबह स्कूल के जाने से पहले भी खाकर जाएंगे, लंच में भी खाएंगे, आके भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, है ना, रात को भी खाएंगे, क्योंकि उनकी जो पाचन शक्ति होती है ना वो स्ट्रोंग होती है बड़े लोगों से ज्यादा। जो बाल्यावस्था में एक रीजन तो स्ट्रोंग होती है और दूसरा रीजन क्या होता है, जो बाल्यावस्था होती है वो हमारी वृद्धि की, हमारे ग्रोथ की बेस्ट स्टेज होती है। उसमें हमारी जो ग्रोथ होती है एकदम पीक पे होती है, तो उस टाइम आहार बहुत जरूरी होता है। और हमारी जठराग्नि भी स्ट्रोंग होती है, फटाफट पचाती है उसको। तो बच्चे को इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, इसीलिए बच्चा जब भी आता है भूख मांगता रहता है। अगर बच्चा ऐसे नहीं कर रहा है, ये लक्षण नहीं दिखा रहा है, तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है। इसलिए बच्चा जितना खेले कूदे उतना अच्छा है, उतना खाए पिए, क्योंकि इसी एज में उसकी ग्रोथ भी होती है। और जितनी ग्रोथ इस एज में हो जाती है, आगे पीछे उस इतनी ग्रोथ किसी एज में नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है हम सबकी, बाल्यावस्था, ग्रोथ के लिहाज से सभी के। उससे संस्कार भी हमारे जो बच्चों में होते हैं वो भी इसी एज में जहां तक होते हैं वो विकसित होते हैं। तो बाल्यकाल वृद्धि का सर्वोत्तम काल माना जाता है, अतः इस काल में 2 बार से अधिक भोजन सेवन करने पर भी, हाँ लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा खा क्या रहा है। थोड़ा सा ये चीज भी हम ध्यान में रखें। अब जैसे हम लोग थे पुराने, हमारे टाइम में क्या होता था, अगर हमें भूख हमें भी लगती थी उस टाइम, आप सभी को ध्यान होगा, 4 बजते ही हमें भूख लग जाती थी। हमारी मम्मियाँ जो होती थी चपाती बुक में अलग से चपाती स्टोर करके रखती थी। हम आते थे, मक्खन लगाया और स्प्रे किया नमक और रोल बना के खा लिया। लेकिन आजकल के बच्चे क्या होते हैं, स्टोर्ड फूड, पैकेट फूड, ये सब खाते हैं। तो इन सब से थोड़ा सा बच्चों को बचाना चाहिए और बच्चों को हेल्दी डाइट देनी चाहिए उनके अच्छी ग्रोथ के लिए। और देखो फिर क्या होता है, वृद्धावस्था में अग्नि मंद होने के कारण आहार सुपाच्य, लघु, मधुर होना उत्तम होता है ना। हमारी जो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जो हमारी डाइट होती है, जो हमारा आहार होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि हमारी जो जठर अग्नि होती है वो भी धीरे धीरे मंद होती जाती है। अब जैसे मैंने आपको इतना आपके सामने डिस्कस किया है, तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। किसी की कोई क्वेरी है? आगे चलें? आगे चलेंगे। ठीक है, ओके। प्रकृति, प्रमुख रूप से 3 प्रकृति होती है हमारी, जैसे वातिक, पैत्रिक, कफज। ठीक है, इस प्रकृति के व्यक्ति की भूख जो होती है अनियमित होती है। जो वात प्रवृत्ति होती है, तीनों प्रवृत्तियों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मानी गई है वात प्रवृत्ति मानी गई है। वात प्रवृत्ति, वात दोष, जैसे वायु और आकाश के मिलने से हमारा जो होता है ना, हमारे शरीर में वायु दोष होता है। वायु को ही पाचक अग्नि बढ़ाने वाला और सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह केंद्र माना गया है। जिन मनुष्य की प्रवृत्ति वातिक होती है उनकी भूख अनियमित होती है, उनको कभी भी भूख लग जाती है। पैत्रिक, इस प्रकृति के व्यक्ति की भूख तीव्र होती है और पाचन शक्ति भी उत्तम होती है, मतलब वो भूख तेजी से लगती है और उनका पाचन भी स्ट्रांग होता है, डाइजेस्ट हो जाता है।
कफज, इस प्रकृति के व्यक्ति को मात्रा में अधिक भोजन की इच्छा होती है। नेक्स्ट, आधुनिक जीवन शैली का अवलंबन तथा पाश्चात्य प्रणीत आहार विहार के परिणाम स्वरूप वर्तमान में मनुष्य जाति विशेष रोगों से ग्रसित होती जा रही है। मैं भी जैसे अभी बता रही थी ना कि बच्चों को जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए, कि बच्चे ना खाए, पैकेट फूड ना खाए। देखिए, क्योंकि वो सब धीरे धीरे हमारे रोगों की तरफ हमें खींच के ले जाते हैं। अब इन सब से क्या हो रहा है, हमारी जीवन शैली में अवलंबन के कारण पाश्चात्य प्रणीत आहार विहार का जो परिणाम है, उससे क्या हो रहा है, हमें घर घर में अनेकों बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे डायबिटीज हो गया, लीवर हो गया, लीवर की किसी को फैटी लीवर है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है। अनेकों जो रोग है ये कहीं ना कहीं हमारे आहार से ही जुड़े हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, रोगों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, उसका मुख्य कारण है अयोग्य आहार लेना। आधुनिक विज्ञान के अनुसंधानों में समय समय पर बदलाव आता रहता है। जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो रिसर्च करते रहते हैं और अपना जो चेंज करते रहते हैं, बदलाव आता रहते हैं। जबकि जो हमारे प्राचीन काल में वर्णित स्वास्थ्य के नियम है, चिकित्सा आज भी काल बाह्य नहीं हुए हैं। जो हमारे पुराण संहिता में, आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथों में जो उस टाइम लिखा हुआ था वो ही आज लिखा हुआ है। हमारे खान पान का कैसा ढंग होना चाहिए, किस टाइम हमें खाना लेना चाहिए, ये सब हमारा आज भी वो ही लिखा हुआ है। और अब क्या हो रहा है, अब आधुनिक प्रणाली में क्या हो रहा है, इसी कारण, यही कारण है कि पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले भी अब आयुर्वेद, योग तथा भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता पर संदेह न करते हुए उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जब चारों तरफ उन्होंने देख लिया ना कि जितना भी देखो, जितना भी सब कुछ ये चल रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे आहार की वजह से हो रहा है, आहार के कारण हो रहा है। पहले ऐसा क्या था, ऐसा हमारी संस्कृति में क्या लिखा था, अब इसीलिए पीछे की तरफ जा रहे हैं हम। जो धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी लोग अवेयर हुए हैं इसके बारे में, ये बड़ी अच्छी बात है। वो अपने पुराणों को, शास्त्रीय आयुर्वेद को फिर से रीड कर रहे हैं कि ऐसा क्या था जो पहले रोग निरोगी रहते थे जो लोग थे, और अब जो लोग हैं वो इतने रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। तो फिर से पुराने उसकी तरफ जा रहे हैं जो वैद्य है, हमारे शास्त्रों में जो सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है आहार की परिभाषा। आहार की परिभाषा को समझते हैं। आहार विषय की व्यापकता इतनी विस्तृत है कि हमें मूल सूत्र या बिंदुओं के आधार पर इसे समझना होगा। आयुर्वेद में वर्णित आहार संबंधी निर्देशों को आधार मानकर यह जो विषय है प्रस्तुत किए गए हैं। देखो कितनी बड़ी वो बात है, जो हमारे आहार को अब लिया गया है ना, उसको हमारे आयुर्वेद से, शास्त्रों से उठाया गया है अब, कि उसको आधार मान के अब हमारा जो आहार है उसको तैयार किया जा रहा है कि कैसे हमारा आहार होना चाहिए, हमें क्या सब्जी लेनी चाहिए। अब क्या फैशन हुआ था बीच में, थाली भर के खाते थे लोग भाग, दाल हो गई, सब्जी हो गई, राइस हो गई, चपाती हो गई, 3-3 4-4 सब्जी को एक टाइम पे ले रहे हैं। तो ये हमारे आयुर्वेद में नहीं लिखा हुआ है कि आप 4-4 सब्जी या 3-3 सब्जी साथ में दालों को एक साथ लें। इससे क्या होता है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अच्छे से एक चीज को ही एक बार डाइजेस्ट कर पाता है। वपुरा ख्याति भोजनम, अर्थात आपके शरीर को देखकर आपके भोजन की कल्पना की जा सकती है ना। जैसे कहते हैं ना, जैसे खाए अन्न वैसा रहे मन। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे जो लोग ज्यादा मदिरा का सेवन करते हैं ना, तो आप उनको दूर से ही पहचान जाएंगे, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे कि हम आपको देख के आपके शरीर, मतलब आपके भोजन की कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको देखा या आपने किसी को देखा तो आप कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस प्रवृत्ति का या किस प्रकृति का ये भोजन लेते होंगे। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि तुम क्या हो, जो तुम खाते हो तुम वही हो।
आहार का अर्थ है भीतर लेना। मैंने पीछे भी डिस्कस किया, जैसे हम मुंह से खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नाक से श्वास लेना, त्वचा से वायु का धूप को ग्रहण करना, ये सब क्या होता है? ये सब आहार के अंतर्गत ही समझना चाहिए। ठीक है। जन्म के पहले, देखो मैंने पहले भी आपको बताया और यहाँ भी हमारा लिखा हुआ है, जन्म के पहले माँ के रक्त द्वारा बालक का पोषण होता है। जन्म के बाद माँ का स्तनपान ही उसका आहार होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वो माँ के द्वारा फूड लेता है, उसके बाद उसका जन्म होता है। जन्म के बाद वो बच्चा क्या होता है? अपने माँ के दूध पर निर्भर होता है ना। ऐसे तो नहीं ना और एकदम से बच्चा बड़ा हो गया और उसने खाना शुरू कर दिया, लेकिन आहार की नीड होती है, आहार की आवश्यकता होती है बच्चे को। तो गर्भ से लेकर ही और अंत तक हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में आहार का एक बहुत बड़ा रोल है। इसको हल्के में या छोटे में नहीं लेना चाहिए। कोई भी खाने योग्य पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो, आहार या भोजन है। ठीक है। कोई भी हम खाना खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, जैसे पीछे बताया गया था कि पर्वतीय स्थानों में रहने वाले लोगों के लिए गर्म चीजें होती है और जो प्लेन में रहते हैं गर्मी में उनके लिए, उनको ठंडी तासीर वाली चीजें ग्रो हो जाती है। हमारी फसल इसी तरह से उगी हुई है, ये सृष्टि ने हमें ऐसे ही दिया है, हम ही उसको जबरदस्ती बिगाड़ते रहते हैं। गर्मी में सर्दी की चीज खा ली, सर्दी में गर्मी की चीजें खा ली, तो बीमार तो होंगे ही ना। कोई भी खाने योग्य पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो, आहार या भोजन है। भोजन के अंतर्गत ठोस, अर्ध ठोस या तरल सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ आ सकते हैं, है ना। भोजन की तीन मुख्य विशेषताएं यहाँ पे लिखी गई हुई है। एक तो भोज्य पदार्थ कैसा होना चाहिए हमारा? खाने योग्य हो। माइक बंद कर लीजिए प्लीज संजीव जी। संजीव जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके। भोज्य पदार्थ जो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए हमारे भोजन की? भोज्य पदार्थ खाने योग्य होना चाहिए, यानी कि जो हम आहार लेते हैं वो खाने योग्य होना चाहिए हमारे। भोजन पदार्थों से शरीर को पोषण मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, जो हम भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं, उससे हमें पोषण मिलना चाहिए। ऐसा आहार ले जिससे पोषण मिले, हमारे शरीर की ग्रोथ हो, जिन मिनरल्स की, विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, जो भी हमारे शरीर को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो हमारे शरीर आहार में शामिल हो। इसी से तो हमारे शरीर को पोषण मिलेगा, जब हम आहार में ये सब चीजें लेंगे। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है कि भोजन पदार्थों से शरीर को का पोषण मिलना चाहिए। थर्ड वन इसमें लिखी है, भोजन पोषक तत्वों तथा पोषण प्रदान करने वाले तत्वों का जटिल सम्मिश्रण है। मैं भी जैसे अभी ये बता रही थी आपको, जो भोजन होता है, जो आहार होता है हमारा, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। क्यों लिए गए हैं? क्यों सम्मिश्रण है उनका हमारे आहार में? क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक है। अब जैसे एक छोटी सी लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, हमारा शरीर किस चीज से बना है? 5 तत्वों से बना है, जिसमें एक अहम रोल है पृथ्वी तत्व का। ठीक है। और पृथ्वी तत्व में सर्च के बाद पता लगा कि उसमें हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, अनेकों मिनरल्स है। तो वो मिनरल्स जब है तो हमारा शरीर उनसे बना है, तो उनकी नीड तो हमें भी होगी ना। तो इसलिए जो आहार है, जो आहार होता है, वो सब मिनरल्स का, सब पदार्थों का सम्मिश्रण होता है और हमें पोषण देने वाला होना चाहिए। सब स्तोम ग्रंथ के अनुसार पादानों का ह्रास करता है। देहधारी प्रतिक्षण अपने परिश्रम से शारीरिक उसकी पूर्ति के लिए जिस द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है उसी का नाम है आहार। यानी कि जैसे हमारा शरीर काम करता है, हमें शरीर को अपने चलाने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें किस चीज से मिलती है? भोजन से।
तो अपने शारीरिक स्फूर्ति के लिए, काम के लिए जिस द्रव्य की आवश्यकता होती है, द्रव्य, उसी का नाम क्या होता है? आहार, है ना। क्योंकि जब हम आहार सामने हमने देखा एक सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब योग में कहते हैं कि आहार को इतना चबाओ कि वो द्रव्य की फॉर्म में हो जाए, तो यहाँ इसीलिए ये टर्म दी गई है, द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है, उसी का नाम है आहार। वो हमारे जल की फॉर्म में भी हो सकता है। एक हुए हैं हैरी बेंजामिन, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं? उन उपादानों को पूरा करता है जो शरीर की वृद्धि, देखो बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, शरीर की वृद्धि, निर्माण तथा शारीरिक अवयवों के उपयुक्त संचालन के लिए आवश्यक है। यह संपूर्ण मानव शरीर के कार्यों को साम्यावस्था में रखता है, जिससे शरीर रूपी यंत्र अपनी शक्ति प्रयत्न कार्य करता है। अंग्रेजी में इसे फूड कहते हैं। आहार को क्या कहते हैं? फूड। फूड ही हमारा आहार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेंजामिन ने जो बताया है वो यही मैं जो आपको पहले से बताती आ रही हूँ, उन्होंने भी यही चीज मेरी यहाँ पे डिस्कस हुई है कि हमारी वृद्धि के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, अब शरीर में अंदर टूट फूट भी तो चलती रहती है, उसकी जो रिपेयर के लिए, इन सब को, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सभी कार्यों, मानव शरीर के द्वारा सभी कार्यों को करने के लिए, एक बैलेंस रखने के लिए, तो एक यंत्र है। क्या कहा गया इसमें? एक जो हमारा शरीर रूपी यंत्र है, इसमें आहार की आवश्यकता होती है। फूड जो हम आहार जो हम लेते हैं उसकी आवश्यकता होती है इसको, अपने शरीर को, शारीरिक मशीन को अपने चलाने के लिए। ठीक है, कोई भी आप मशीन ले लो, अब शरीर भी क्या हमारा एक मशीन ही तो है। जैसे मशीन होते हैं उसमें ऑयल डलता है, उसकी रिपेयर होती रहती है, ऐसे ही हमारा शरीर है, दिनचर्या करता है, अनेकों काम हम करते रहते हैं, ब्रेन में सोचते रहते हैं। तो ये सब हमारे, जब हम हेल्दी आहार लेंगे तो उससे हमें ऊर्जा मिलती रहती है और हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। आहार के गुण, आहार के क्या गुण होते हैं? सुश्रुत चिकित्सा अध्याय में आहार के सामान्य गुणों का वर्णन इस प्रकार किया है। सुश्रुत चिकित्सा क्या है? ये एक शल्य चिकित्सक है, इन्हें सुश्रुत संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या बताया है? आहार है प्रोणने सदियों बलकृद देह धारक, आयुष तेज है सम्युत साहा स्मृत्यो जो गिन विवर्धन, अर्थात आहार पुष्ट करने वाला, त्वरित बलकारक, देह को धारण करने वाला, आयु, तेज, उत्साह, समृद्धि, ओज और अग्नि को बढ़ाने वाला होना चाहिए। कैसे आहार होना चाहिए? जिससे हमारे शरीर में स्फूर्ति आए, हमारा जो तेज एक बढ़े, हमारे शरीर में उत्साह आए, और स्मृति आए, ओज आए, जिससे हम हमेशा एक्टिव रहे। आहार के प्रकार, गुणों के आधार पर, जैसे गुण बताए गए हैं, इसी के आधार पर 3 प्रकार का हमारा जो आहार होता है, एक सात्विक, रासिक और तामसिक। ठीक है, सात्विक शरीर, कोई बताएगा? अच्छा, सात्विक भोजन में हम कौन सा आहार लेते हैं? सात्विक में कौन सा आहार हमारा आता है? ये तो निरामिषाहार। हाँ जी, थोड़ा लाउड बोल। निरामिषाहार। हाँ, मतलब शरीर की शुद्धि, जो भोजन, जिस आहार को लेके हमारे शरीर की शुद्धि होती है, हमारा मन शांत होता है, उस प्रकार का हमें आहार लेना चाहिए। और वो आहार होता है हमारा सात्विक आहार। शरीर शुद्धि, मन शांत करने वाला आहार, जैसे ताजा भोजन, फल, दूध, धान्य, हरी सब्जियां और मेवे, ये सब हमारे सात्विक भोजन में आते हैं। अब सेकंड नंबर पे क्या है हमारा? रासिक भोजन। ठीक है,
जो, अच्छा मैं थोड़ा सा सात्विक की मैं बताती हूँ। सात्विक, गीता में भी हमारे सात्विक भोजन का वर्णन किया गया है। मतलब सात्विक भोजन को गीता में क्या कहा गया है, जिससे हमारी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाला और रसयुक्त, चिकने तथा स्थिर जो भोजन शरीर में बहुत समय तक रहने वाले स्वभाव से ही मन को प्रिय हो, ऐसे आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। यदि आप अपने सात्विक की गणना में रखना चाहते हैं तो ऐसे भोजन में रुचि लेनी होगी, अगर आप सात्विक भोजन की प्रवृत्ति खुद में लाना चाहते हैं। अब दूसरा क्या होता है हमारा रासिक भोजन, शरीर और मन को उत्तेजित करने वाला ऐसा भोजन जिसको खाने के बाद, जिसे लेने के बाद हमारा एकदम से मन उत्तेजित हो जाता है, वो हमारा रासिक भोजन होता है। उत्तेजित करने वाला, अति सेवन से चंचलता, क्रोध, क्लेश, अनिद्रा, ये सब जो आते हैं, ये सब रासिक भोजन सेवन करने वालों के लक्षण होते हैं। उनको क्या होगी, अनिद्रा उत्पन्न करने वाला आहार। इसमें कौन सा रासिक जो भोजन होता है, आहार जो होता है, उसमें कौन सा सम्मिलित है हमारे, अत्यंत स्वादिष्ट, मसालेदार, कॉफी, चाय और तले हुए पदार्थ। तो जहां तक मैं मानती हूँ रासिक भोजन आजकल ज्यादा लिया जाता है। तामसिक तो मैं नहीं कहूंगी, सात्विक भी मैं पूरी तरह से नहीं कहूंगी, रासिक भोजन हम लोग आजकल अपनी दिनचर्या में अपनाए हुए हैं। अब थर्ड है तामसिक भोजन, मन को मंद करने वाला। धीरे धीरे तामसिक भोजन को हम जब धीरे धीरे लेते रहते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा मन की गति मंद हो जाती है, आलस उत्पन्न हो जाता है, शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती, किसी काम को टाइम से नहीं कर पाते हैं, टालते रहते हैं, सोचेंगे सुबह आज करेंगे, सुबह करेंगे, दोपहर करेंगे, धीरे धीरे शाम पे आ जाते हैं। फिर शाम के बाद धीरे धीरे हम नेक्स्ट डे पे चले जाते हैं, चलो आज नहीं कल करेंगे। तो जो तामसिक भोजन है वो हमारे शरीर में अत्यधिक आलस उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे अब तामसिक भोजन में कैसे आता है, जैसे रात का बसा हुआ बासी भोजन, ठीक है, मांसाहार, अधिक तला हुआ, अधिक शर्करा युक्त, जिसमें बहुत ज्यादा शर्करा है, मीठा है, और मद्यपान और जंक फूड, इन सब, ये जो सब एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, ये सब तामसिक भोजन के बेस्ट एग्जाम्पल्स है। इनका सेवन अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो हमारे जो शरीर है वो धीरे धीरे अनिद्रा का शिकार हो जाएगा, हम आलसी बनते जाएंगे, हमें निद्रा, या तो हमें जब देखो तब नींद आएगी या फिर हमें नींद आएगी ही नहीं, या तो हम दिन में सो रहे हैं, रात को नहीं सो पा रहे हैं, तो आलसी शरीर बन जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां, अनेकों रोग भी उत्पन्न होते हैं धीरे धीरे। स्टार्टिंग में हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा जो मद्यपान करते हैं, उनका धीरे धीरे जो शरीर होता है ना, नष्ट होता चला जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कब वो अपने एंड पे खड़े हो जाते हैं आके। तो मैंने अभी आपके सामने आहार शास्त्र का परिचय दिया है, आहार की परिभाषा बताई है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं आहार क्या है, आहार कौन बताएगा मुझे कि आहार क्या है? आहार जो हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है हमें कार्य करने के लिए। कोई और हमें बताएगा? शारदा जी आप बताएंगे? जो हमें उत्साह आनंद भी दे, ऐसा भोजन। हाँ बिल्कुल सही, ऊर्जावान रखे। हाँ जो हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, शरीर को प्रचलन करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको भौगोलिक आधार पर 3 तरह मैंने आपको बताया था, तो आप बताएंगे कि कैसे कैसे एरिया में किस किस तरह का भोजन आहार लेना चाहिए?
कौन बताएगा? कोई और बताएं। मधु जी आप बताएं। पर्वतीय क्षेत्र में गर्म चीजें लेनी चाहिए। जी मैंने और आपको 3 बताए थे। हाँ हाँ सही बताया आपने बिल्कुल। जो प्लेन एरिया में रहते हैं, मतलब इसका मोटा मोटा कारण जो बात है एक ये है कि जहां पर जिस एरिया में जो फसल उगती है, सृष्टि ने उसी को उसके लिए बनाया है। उसमें हम जी फेरबदल करके अपने आप को एक तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। और टाइम हमारा क्या क्या टाइम होना चाहिए? से 15 हाँ पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? हमारे 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 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में जो चीज उगता है आसानी से, वही हमें खाना चाहिए। वही हमें खाना चाहिए। और टाइम जो है वो सूर्योदय के बाद से लेके सूर्यास्त से पहले तक, या फिर सूर्यास्त हाँ के टाइम तक लेटेस्ट ले सकते हैं, तो जी जी पाचन जी अच्छे से हो जाता है। अच्छे से होता है। इसका मेन कारण क्या होता है? जो हमारा इसी बीच में हमारा जो पाचन अच्छे से होता है, इसका मेन कारण क्या होता है? इस टाइम हमारी जो जठर अग्नि। हाँ हाँ बताइए। सनलाइट होने के कारण पाचन अच्छे से हो जाता है जब हाँ श्रावणी हमारी, प्रदीप्त होती है। जी बिल्कुल, हमारी जो जठर अग्नि होती है वो उस टाइम स्ट्रोंग होती है। हम जो भी खाते हैं वो हमारा पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से। जी ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं। हाँ, परिभाषा में आहार का अर्थ क्या बताया गया है? मतलब एक भोजन ही लेना सिर्फ आहार नहीं है, और किसी को भी हम किस किस चीज को आहार मान सकते हैं? सनलाइट को। वायु, पानी, हाँ सनलाइट मतलब सब आहार में ही हो गया। जी जी बिल्कुल। मतलब जो भी हम श्वास लेते हैं ये भी एक तरह से आहार ही है ना? जी जल, हाँ हाँ बिल्कुल। अब हमारी प्रवृत्ति बताइए। हाँ, आहार का एक गुण बताइए, कैसा होना चाहिए? मतलब हमारा कोई भी एक आहार का बेस्ट, कोई भी एक गुण बताइए। सात्विक आहार लेना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वो भी सीजन के, और वेजिटेबल्स, सैलेड, और ड्राई फ्रूट्स, मतलब मेवे, ये सब होना चाहिए हाँ सात्विक आहार। हाँ हाँ। एक मैं ये पूछ रही हूँ कि आहार का गुण कैसा होना चाहिए? मतलब जैसे गुण के आहार पे हम देखें आहार को, तो उसमें जैसे मैंने लिखा हुआ है, आहार पुष्ट करने वाला, बल कारक, देह को धारण करने वाला, आयु को तेज, उत्साह, स्मृति, ओज और अग्नि को बढ़ाने वाला। ये हमारे आहार के गुण बताए गए हैं। जी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोषण। पोषण वर्ड से आप क्या समझते हैं? कोई बता सकता है? आज थोड़ा मोटा मोटा सा मैं आपको बताऊंगी, फिर कल डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, या फिर अगर आज डिस्कस हो पाए तो आज ही करेंगे। पोषण शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं, वो पोषण के लिए वो जरूरत है। वो हमें खाना पीना चाहिए, वही पोषण है। हाँ हाँ हाँ, ये तो आहार हुआ। पोषण का अर्थ होता है, मोटे मोटे शब्दों में बताती हूँ मैं आपको, जो हमने आहार लिया है, ठीक है, जो हमने भोजन लिया है, हाँ, उसमें जो मिनरल्स है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, उन सबका अवशोषण, उन सबका जो अवशोषण हमारे शरीर के द्वारा होता है, एक तरह से ये पोषण है ना? आहार लिया, आहार से पोषण मिला, यानी कि हमारे शरीर ने उसका अवशोषण कर लिया, ठीक है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन का साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप बदलते हैं, फिर इनका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने में किया जाता है ना? क्योंकि अंदर भी तो बहुत, बॉडी में जाने के बाद भी फूड फिर चेंज होता है, अनेकों रासायनिक क्रियाएं होती है, उसके बाद जो भी हमारा आवश्यक आहार होता है, जो हमारे आवश्यक मिनरल्स होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो
हमारे शरीर के लिए जिनकी वैल्यू नहीं है या फिर जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उनको हमारा शरीर मूत्र और मल के द्वारा विसर्जित कर देता है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा ये हुआ कि अवशोषण पोषण आहार तत्व संबंधी विज्ञान है। यह एक नई विचारधारा है। पोषण, एक मैं थोड़ा सा बताती हूँ। पोषण वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणी के शरीर हेतु जिन पोषक तत्वों का आवश्यकता है आहार द्वारा पूर्ण किया जा सके, है ना। हम आहार भी तो तभी लेते हैं ना, क्योंकि आहार में क्या है, आहार में हमारे बहुत सारे जैसे आहार में मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट है। अब हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, फैट से मिलती है, तो ये सब हमारे आहार में होंगे। फिर इनको हमने आहार लिया, फिर जब हमारे ये शरीर के द्वारा इनका अवशोषण हो जाता है, अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो ये टर्म जो होती है ये पोषण कहलाती है एक तरह से, यानी कि पोषित हो गए हैं अब हम। पोषण आहार तत्व संबंधी विज्ञान है। यह एक नई विचारधारा है जिसका जन्म मूलतः शरीर विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आहार जो हम लेते हैं, हमने आहार को इनटेक किया, फिर हमारे शरीर में जाके अनेकों क्रियाएं होती है, उसका खंडन विखंडन होता है, जो एब्जॉर्ब वाली चीजें होती है, मिनरल्स होते हैं, वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। आहार तत्वों द्वारा मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, जो आहार हमने लिया है उसके द्वारा हमारे शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण इसका मुख्य विषय है। और हम ये भी कह सकते हैं शरीर आहार संबंधी सभी प्रक्रियाओं का नाम ही पोषण है। ठीक है, पोषण एक आधारभूत मानवीय आवश्यकता है, स्वास्थ्यप्रद जीवन का मूलाधार है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही उचित वृद्धि, विकास एवं सक्रियता के लिए उचित आहार का पूर्व अपेक्षा है। पोषण और स्वास्थ्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है। किसका संबंध है? पोषण और स्वास्थ्य का। जब हम हमारा आहार जो हम लेते हैं उसमें उसके द्वारा हम अच्छे से हमारी जो शरीर है पोषित हो पाएगा। ठीक है, तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। अब हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि हम अच्छा खाना, हम आहार में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे स्वास्थ्य में इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। अच्छा खाना ना लेना, अच्छा आहार ना लेना। आगे पोषण की परिभाषा है, इनको हम कल देखेंगे। पहले आपको जो मैंने अभी पढ़ाया है, आपको कोई क्वेरी है वो आप पूछ लीजिए, आपके कोई क्वेश्चंस है आप पूछ लीजिए। फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा पोषण को और पोषण की परिभाषा को लेंगे। कोई डाउट है किसी के मन में? कोई क्वेश्चन ऐसा हो पूछ लीजिए, फिर उसे कल डिस्कस करें। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो हम थोड़ा अपना जो हमने आज किया है उसको रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। या फिर चलिए मैं आपको अभी जितनी भी हमारे पास समय बचा है मैं आपको उनकी डेफिनेशन करा देती हूँ। पोषण की, विज्ञान की वह शाखा जिसका केंद्रीय बिंदु भोजन और उससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करता है, पोषण कहलाता है ना। वह शाखा जिसका केंद्रीय बिंदु भोजन और उससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करता है, पोषण कहलाता है। पोषण उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है, किस चीज का अध्ययन करते हैं पोषण में हम? जिनके माध्यम से प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करे और उनका उपयोग करता है जिससे उसकी वृद्धि और विकास में सहायक होता है। प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को पोषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको पोषण स्टार्ट करते ही बताया था, है ना। आहार जो हमने लिया है उससे जो हमारे लिए बेस्ट मिनरल्स है, उनको जो अवशोषित हो रहे हैं हमारे शरीर के द्वारा, जिनका अवशोषण हो रहा है, वो ही पोषण है। यानी कि प्राणी द्वारा भोजन को ग्रहण करने के बाद
भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो ये 3 डेफिनेशंस है। कल आप लोग भी इनको अच्छे से रिवाइज करके आए, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास लूं तो उसमें सब क्लियर हो जाए। देखो इसमें सब यही डिटेल हमें बताई गई है। भोजन में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन से मिलने वाले रासायनिक पदार्थ को तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ये पोषक तत्व भोजन के आहार घटक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, वाटर, मिनरल्स, सब क्या है? ये हमारे मेन कंपोनेंट्स है, मेन घटक है। इनसे हमारा जो डाइट होती है, जो हमारा आहार होता है, अगर उनमें ये सब है तभी हमारी एक डाइट को, आहार को बैलेंस माना जाता है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा, आगे हम पढ़ेंगे, इनके ही द्वारा हमारे शरीर का संचालन होता है, हमारे शरीर की गतिविधियां होती हैं, इन सब के द्वारा। तो अब बताइए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो? किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। तो अब से आप कैसा भोजन लेंगे? किस प्रकृति का भोजन आप ग्रहण करना उचित समझेंगे? सात्विक आहार। हाँ, देखो चेंज लाना एकदम से इतना आसान नहीं होता, और जहां तक मैं कहती हूँ ना, एकदम से चेंज लाना भी नहीं चाहिए, है ना। हम किसी चीज को, अब हम जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, बहुत मुश्किल होता है। तो हम जैसे जैसे हम इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं, हमें इन सब चीजों का ज्ञान मिल रहा है, तो इन सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए धीरे धीरे। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति कितने, क्या क्या को लेके प्रवृत्ति है? वात, कफ? हाँ, वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है हमारे भोजन की। हमारा जो शरीर की प्रकृति होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। उसी के हिसाब से हमारे इस भोजन की प्रवृत्ति को रखा गया है, वात, पित्त और कफ।